नेहा और आज हम करने वाले हैं अपना मॉड्यूल 3 बिजनेस मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट वर्ड जो बार बार यूज हो रहा है, अब उस पर हम देखते हैं कि आखिर मैनेजमेंट होता किस तरीके से है और इसको हम पहले समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। हाउसवाइफ, ठीक है, हाउसवाइफ हम सबके घर में होती है ना। हमारी मम्मियाँ जो हमेशा क्या करती हैं, अपनी चीज़ों को मैनेज करती हैं। कैसे? अगर उन्हें सुबह अभी उठना है तो लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, सुबह ब्रेकफास्ट में क्या करना है, वो सारी चीज़ें वो क्या करती हैं, हमें डिसाइड करके वो पहले से ही हमें रेडी करके दे देती हैं। तो उनका काम क्या है कि वो अपना काम कर रही हैं, प्लस उन्होंने ये इंश्योर किया कि जो वो काम करें वो क्या हो, प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, अब हमारी मम्मियाँ जिस तरीके से काम करती है तो वो क्या करती है, अपने काम को मैनेज करती हैं। लंच में ये बनाना है, डिनर में ये बनाना है और एक्सेट्रा। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस के अंदर ही होता है, हमारे घरों में भी होता है। हम चाहे पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी वर्क कर रहे हो, सबके अंदर हमारा मैनेजमेंट होना ही होना है। ठीक है, अब हम एक बिजनेस लाइन के थ्रू देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। किस लिए? टू गेट द वर्क डन इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। अब इसके अंदर ये बोला कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग को मिलाने के बाद बनता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा वर्क है, जो हमारा काम है, वो किस मैनर में होना चाहिए, इफेक्टिव मैनर, यानी कि जो हमारा जॉब है वो कंप्लीट भी हो और प्लस हमारी जो कॉस्ट लगे, एफिशिएंट जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, जो हमारी कॉस्ट लगे वो हमारे जो भी अभी सिचुएशन है उसको देखते हुए कंट्रोल में लगे। यहाँ पे इफेक्टिव और एफिशिएंट का मतलब थोड़ा सा क्लियर करूँगी। इफेक्टिव का मतलब होता है कंप्लीट द जॉब नो मैटर व्हाट इज़ द कॉस्ट, यानी कि अगर मैं इफेक्टिव मैनर में काम करूँगी तो मुझे पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ अपना काम कंप्लीट कराना है। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं एफिशिएंट की, तो एफिशिएंट में क्या है कि मुझे अपना काम तो कंप्लीट करना है लेकिन हमें कॉस्ट का भी ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जो इसमें था इफेक्टिव और एफिशिएंट में, वो मैंने बताया। तो अब हम बात करते हैं फीचर्स की कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, मतलब किस लिए मैनेजमेंट की जाती है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्योंकि बिजनेस अगर हो रहा है कहीं पे भी तो उसके अंदर मैनेजमेंट को इंसान क्यों करेगा, अपने बिजनेस के जितने भी गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, तो अपने गोल को पूरा करने के लिए यहाँ पे मैनेजमेंट किया जाता है। प्लस इट इज़ ऑल परवेसिव, यानी कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट होता है, नहीं, हर काम के अंदर मैनेजमेंट होता है, तो इसीलिए ऑल परवेसिव वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट अप इज़ मल्टी डायमेंशनल। अब मल्टी डायमेंशनल के अंदर समझाने के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं कि इसके अंदर जो हमारा वर्क है, यानी कि जो हमारा काम, उसका मैनेजमेंट होता है, जो हम लोग लेके आ रहे हैं उनका मैनेजमेंट हम करते हैं, प्लस जो हमें ऑपरेट करना है जो काम, उसका मैनेजमेंट होता है। क्योंकि हम इसके अंदर क्या डिसाइड करेंगे, हाँ ये काम इतने बजे करना है, ये तुम काम ये करना, लोग डिसाइड कर लिए, और प्लस जिस चीज़ पे उन लोगों को काम करना है वो भी हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है, और 4th पॉइंट जो हमारा है दैट इज़ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, यानी कि ये जो प्रोसेस है कॉन्टिन्यूसली चलता जाता है। अब नेक्स्ट अप इज हमारा जो है ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी क्यों है ये, क्योंकि मैनेजमेंट एक अकेला इंसान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं कर सकता, तो मैनेजमेंट हमेशा ग्रुपिज्म में होती है, यानी ग्रुप्स मिलके आपस में डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी एक्टिविटी या जो भी हमारा गोल है उसको हम अचीव कर सकते हैं। प्लस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इज डायनेमिक नेचर। इसके नीचे मैंने लिखा एनवायरनमेंट चेंजिंग। तो डायनेमिक नेचर के अंदर हमारा एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, अदर जो भी हमारे फैक्टर्स जो होते हैं, जो हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बताए थे, वो सारे चेंजेस जो आते हैं उसकी बात यहाँ पे की गई है। क्योंकि मैनेजमेंट हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं, जो हमारा नेचर, जो हमारा एनवायरनमेंट इस टाइम चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट है वो डायनामिक होता है, यानी समय के साथ बदलता रहता है। अब हमारा है लास्ट पॉइंट जो फीचर में इज इनटेंजिबल फोर्स।
इंटेंजिबल का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसी फोर्स होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ ऑपरेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। सो इसीलिए ये अब है इंटेंजिबल फोर्स। हम आते हैं इम्पॉर्टेंस पे, ठीक है। इम्पॉर्टेंस के लिए एक छोटा सा पहले एक और चीज़ बता दूं मैं, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो, फेलियर है नथिंग। अगर कोई भी काम हम कर रहे हैं, कोई भी, तो उसके अंदर से अगर हम मैनेजमेंट हटा देंगे ना तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अगर हम स्कूल जा रहे हैं, अगर हम स्कूल के लिए टाइम पे नहीं उठ रहे तो क्या स्कूल जाने का मतलब है? नहीं। 8 बजे का स्कूल है, हम 12 बजे उठेंगे तो फिर ये तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी होता है, वो हम जानेंगे। हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स, जैसे कि मेन जो इसका मोटिव होता है कि अपने गोल्स को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का होगा उसको अचीव करने के लिए होता है। प्लस एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। एफिशिएंसी, यहाँ पे हमने एफिशिएंट जो पढ़ा था ऊपर वहीं की बात की जा रही है कि काम को करना एफिशिएंट तरीके से, यानी कि उसको कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए सिचुएशन को काम करने में, यानी उनकी एफिशिएंसी, काम करने का तरीका भी चेंज होता है। प्लस उनकी जो भी काम करने की जो पहले के मुकाबले जो स्पीड थी, जो भी जितना आइडिया वगैरह था वो भी इम्प्रूव होता है और बढ़ता है उनका। अब क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे अगर नेचर डायनेमिक होगा, जैसे हमने फीचर्स में पढ़ा था, तो क्या होगा, इसको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर एनवायरनमेंट में चेंज आता है, प्राइस अप या डाउन होगा, तो इसको उसके अकॉर्डिंग अपना मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा कि हमें अपना जो प्रोडक्ट है वो कम दामों में रखना है, ज़्यादा दामों में रखना है। तो इसीलिए इसको बोला गया है क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब आता है 4th पॉइंट, अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट जो है सिर्फ खाली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करे। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव में जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, जो सैलरी है हमारी वो एक तरीके से किसी भी वर्कमैन की पर्सनल चीज़ों में आता है, तो सैलरी जो है काम करने से वो भी उन्हें अचीव होती है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है, यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, उनकी पर्सनल नीड भी है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो रहा है। 5th एंड लास्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हम आगे पढ़ेंगे कि जो डॉक्टर्स हैं या जो भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराते हैं तो वो सोसाइटी के लिए होता है, वो अपने आप को सोसाइटी के लिए रखते हैं, वो हम लोगों का ख्याल रखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डेवलपमेंट हमारी सोसाइटी का भी होता है, क्योंकि अगर डॉक्टर है तो वो हम लोगों का इलाज कर रहा है, वो हमें सर्व कर रहे हैं, लॉयर है, जज है, चाहे हम किसी को भी ले लें, तो ये हमारे डेवलपमेंट में आता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि मैनेजमेंट एज साइंस, यानी मैनेजमेंट साइंस किस तरीके से माना जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइंस की डेफिनेशन देखेंगे। साइंस रेफर्स टू ए सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रुथ। यानी कि जो साइंस है, एक सिंपल डेफिनेशन जो उसकी है कि वो कुछ सर्टेन जो जनरल जो ट्रुथ है उनको क्या करता है, उनको सिस्टमाइज तरीके से बताता है हमें, ठीक है। ये एक्सप्लेन करता है कि कुछ सर्टेन जो ट्रुथ जो हम नहीं खोज पाते, लाइक ग्रेविटी है ना, तो उस तरीके से ये एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है जो हमारे कुछ सर्टेन जो ट्रुथ हैं उनको डिफाइन करता है, सिंपल। अब मैनेजमेंट एज अ साइंस कैसे, अब हमने साइंस की डेफिनेशन छोटी सी देखी कैसे लिखनी है, अब हम उसके कुछ पॉइंट जानते हैं कि वो क्यों है। इसी के अंदर से पॉइंट निकल के आए कि सिस्टमाइज जो बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, क्योंकि उसके अंदर जो भी नॉलेज हमें प्रोवाइड की जाएगी वो एक सिस्टमैटिक तरीके से होती है, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। सेकंड है कि जो भी उनके प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। साइंस में कोई भी बात हम ऐसे नहीं बोल सकते, उसके लिए हमें कुछ प्रूफ चाहिए होते हैं, तो वो प्रूफ्स हमारे लिए जो बनते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स बनते हैं। तो यहाँ पे साइंस में जो भी प्रिंसिपल्स बनते हैं वो किस पे बनते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन पे बनते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आई थिंक सब जानते होंगे कि इसकी वैलिडिटी क्या होती है, यूनिवर्सली होती है ना, यानी यूनिवर्सल ये वैलिड होता है। अब जैसे मैनेजमेंट एक साइंस कैसे, उसी तरीके से हम जानेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब मैनेजमेंट आर्ट्स किस तरीके से मानी जाती है, तो आर्ट्स की एक छोटी सी डेफिनेशन, आर्ट्स refers to the practical application of
एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली, यानी कि आर्ट जो है, जो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टेंस जो नॉलेज है उसको स्किलफुली तरीके से वो लोग प्रैक्टिकली एप्लीकेशन के थ्रू हमें दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये अब जो आर्ट्स, कैसे हमने आर्ट्स की डेफिनेशन पढ़ी, अब पहला पॉइंट है मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो नॉलेज है, थियोरेटिकल नॉलेज जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जो इसके अंदर हमारा जो एप्लीकेशन होगा वो हमारा खुद का पर्सनलाइज्ड होता है एप्लीकेशन, जो भी हम चीज़ें अप्लाई करते हैं, प्लस बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी कि ये जो चीज़ें बेस्ड होती है, जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होती थी, यहाँ पे क्या है, हमारी प्रैक्टिस प्लस हमारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे है। तो प्रोफेशन से तो हमें सीधा पता लगता है कि किसी प्रोफेशनल चीज़ की बात हो रही, तो इसके अंदर हमारी क्या बात होगी, कुछ स्पेशल चीज़ों की, चाहे वो नॉलेज हो या स्किल्स हो। तो इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल which is used to impartially to serve various section of the society। इस पूरी डेफिनेशन में इसने यही बताया कि ये यहाँ पे एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहा है जो कि कुछ स्पेशल जो पर्सन है जो करेगा, वो किसके थ्रू करेगा, सम स्पेशल नॉलेज और स्किल्स के थ्रू क्या करते हैं, वो हमारी सोसाइटी के वेरियस अलग अलग सेक्शंस को सर्व करते हैं, अपनी जो भी सर्विसेज, जो स्पेशल नॉलेज और स्किल्स उनके पास होती हैं। ठीक है, तो ये हो गई प्रोफेशन की बात। अब इसके कुछ पॉइंट्स है कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी बॉडी ऑफ नॉलेज, जो भी नॉलेज का सोर्स है वो ऑलरेडी वेल डिफाइंड होता है, प्लस इसके अंदर एंट्री जो होती है रेस्ट्रिक्टेड होती है। वो कैसे, क्योंकि अगर हम MBBS नहीं करेंगे तो हम डॉक्टरों की फील्ड में नहीं जा सकते। स्टार्टिंग साइंस से ही होती है, अगर हम साइंस नहीं लेते तो चलो डॉक्टर की साइड हमें पता चल जाता है, कोई बंदा ले रहा है कि उसने साइंस ले लिया तो वो क्या लेने वाला है आगे चल के, मान लो वो डॉक्टर बनना चाहता है, अगर उसने कॉमर्स ली तो वो CA बनना चाहता है, मतलब एक स्पेसिफिक हमने तय कर दिया। अब क्या है, यहाँ पे जो भी एसोसिएशन हमें सिखाती है वो क्या होती है, प्रोफेशनल, यानी कि हमें जो सिखाने वाला होगा वो ऑलरेडी एक प्रोफेशनल होगा, और एसोसिएशन सिखाएगी तो फिर वो यहीं पे बात की जा रही है कि जो भी एसोसिएशन हमें सिखाएगी वो ऑलरेडी प्रोफेशनली ट्रेंड होती है। और इसका जो मोटिव होता है इस सर्विस मोटिव, यानी कि वो सोसाइटी को अपनी सर्विसेज जो हैं वेरियस सेक्शन में वो प्रोवाइड कराएंगी, जैसे ऊपर पढ़ा था हमने। अब लास्ट में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इसके अंदर इजी लैंग्वेज में ये बताया है कि कोई भी इसके अंदर जो भी हम कोर्सेज या जो भी स्पेशल नॉलेज लेते हैं, इनके अपने अलग अलग मतलब जो भी डिफाइंड जो होते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, यानी कि जो चीज़ें उनके यहाँ पे होंगी वो चीज़ें मतलब उसी के मतलब जो रिलेटेड होगा या साथ के जो लोग होंगे उन्हीं को पता होगा। तो इसके अंदर कुछ कोड जो होता है कंडक्ट, जो एथिकल कोड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन मैनेजमेंट में भी कुछ लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनको दो तरीकों में डिवाइड किया गया है। कैसे, मैनेजरियल लेवल और नॉन मैनेजरियल लेवल। अब इसमें क्या है, जो मैनेजरियल है उसके अंदर क्या होता है कि हु मैनेज समबडी, यानी कि इस लेवल में जो इंसान किसी को भी वो मैनेज कर रहा है तो वो इस कैटेगरी में आ गया। और जो नॉन मैनेजरियल होते हैं उसके अंदर बेसिकली जो होते हैं जो वर्कर्स आते हैं। ठीक है, बेसिकली वर्कर्स कैसे, क्योंकि उनका किसी पे मैनेज करने का कोई राइट नहीं है, वो ऑलरेडी उन्हें कोई मैनेज कर रहा होता है, तो उसके अंदर ये बेसिकली इंक्लूडेड जो होते हैं वो वर्कर्स होते हैं। नेक्स्ट, अब एक यहाँ पे पिरामिड की ड्राइंग है, उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पिरामिड का जो डायग्राम है इसको हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ ट्रायंगल शेप का बना हुआ है, इसको हम समझते हैं कि जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो कुछ इस तरीके से होता है, टॉप, मिडल, लोअर, या फिर एक प्लेटफॉर्म एरिया भी होता है। अब सबसे पहले हम टॉप लेवल की बात करते हैं, तो टॉप लेवल से हमें पता चल जाता है कि मैनेजमेंट यानी ऑर्गेनाइजेशन का कोई बड़ा पोस्ट, तो वो सही बात है। टॉप लेवल में हमारे जैसे जो उसका चेयरमैन हो गया, CEO हो गए या जनरल मैनेजर हो गए, टॉप लेवल में वो पर्सन इंक्लूडेड होते हैं। और ऑब्वियसली ये जो भी होंगे ये सारे क्या होंगे, मैनेजरियल में आएंगे, क्योंकि ये
मैनेज कर रहे हैं होल ऑर्गेनाइजेशन को। फिर आता है हमारा मिडल लेवल। मिडल लेवल में हमारे जो भी हेड होंगे वेरियस डिपार्टमेंट के, वो सारे आएंगे, जैसे कि फंक्शनल मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर जो भी होंगे इसके अंदर आएंगे मिडल लेवल में। लोअर लेवल को सुपरवाइजरी लेवल भी कहा जाता है, जिसके अंदर बेसिकली सुपरवाइजर और मैनेजर्स इंक्लूडेड होते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट जो है वो है प्लेटफॉर्म एरिया, यानी कि जो मैं वर्कर्स की जो नॉन मैनेजरियल की बात कर रही थी वो इसी के अंदर आएंगे, यानी कि जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो सबसे नीचे, मतलब कि जो वर्कर्स जो इंक्लूडेड होंगे, जो सबका ऑर्डर जो भी है, ऑर्डर पहले यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ आया, और फिर बेसिकली उन्हें यहाँ पे जाना है, क्योंकि वर्कर्स जो हैं वो उनके अकॉर्डिंगली बताए हुए ही काम करेंगे। और फिर अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है तो वो पहले यहाँ पे जाएगी, फिर इधर, फिर टॉप लेवल पे जाती है। तो ये एक सिस्टमाइज तरीका बनाया हुआ है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझने के लिए, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शंस ही पूरे आगे के चैप्टर जो भी होंगे इस मॉड्यूल के, वो सारे इसी पे होंगे, और इसको हम एकदम डिटेल में जानेंगे आगे के चैप्टर्स में, ठीक है। तो पहला है हमारा प्लानिंग। सिंपली वर्ड्स में जो भी चीज़ें हम किसी काम को करने से पहले सोचें या उसके बारे में डिस्कस करें तो वो प्लानिंग में आ जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग में जैसे अगर हम उस चीज़ को सोचने के बाद उसकी कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करने लग जाएं तो वो ऑर्गेनाइजिंग में आएगा। स्टाफिंग, अब हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। डायरेक्टिंग में इसके 4 पार्ट्स हैं जिसके अंदर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप या सुपरविजन भी इसके अंदर 4 टॉपिक्स इंक्लूडेड और होंगे जो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो डायरेक्टिंग में अब हम इन सब तरीकों से जो मैंने बताया, जो 4 पॉइंट्स, उन तरीकों से लोगों को अब डायरेक्ट करेंगे कि वो कैसे कैसे काम करेंगे आगे। और लास्ट कंट्रोलिंग, जो हमने चीज़ें इन सारी चारों चीज़ों में डिसाइड की थी उसके ऊपर कंट्रोल हमें रखना है कि वो चीज़ें वैसी ही हो, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और इसके साथ साथ जो हमारी प्रीवियस वीडियो जैसा कि मैंने बताया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, प्लस जो भी हमारे जो 150 प्लस क्वेश्चंस है उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि पेपर में उससे रिलेटेड वही क्वेश्चंस उन्हीं में से आएंगे। तो प्लीज़ जाके उन्हें देखिए, और ये जो वीडियो आपको कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपका प्रीवियस वीडियो में कुछ डाउट जो हैं वो हम ज़रूर क्लियर करेंगे। एक छोटी सी वीडियो उसके लिए भी आने वाली है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।